Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing well and staying safe. Myself Dr. Arpita Ojha, your biology mentor, and welcome to another video of our question bank series. तो देखिए, हमने अभी तक 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये 20 क्वेश्चन हमारे सेक्शन बी के हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे क्वेश्चंस। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन 21 क्या है, देखें। राइट 4 डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो टाइप से होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सबसे मेजर डिफरेंस ये है, अगर फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही होता है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और अगर फर्टिलाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म है उससे बाहर होता है, यानी कि गैमीट को क्या करेंगे, बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ डिफरेंस पूछे हैं, वो किस तरह से हैं तो हम देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस व्हेन द, यहाँ पे क्या लिखा है, सिनगैमी। ओके, थोड़ा वाया कर देना इसको। सिनगैमी यानी कि यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन तब होगा जब सिनगैमी, सिनगैमी का मतलब क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, उसको हम सिनगैमी कहते हैं। नोट कर लीजिए अलग से ही लाइन। सिनगैमी क्या है, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो अगर सिनगैमी होता है हमारे फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी में हो रहा है आफ्टर इंसेमिनेशन यूजिंग द कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन का मतलब क्या होता है, मेल ऑर्गन का फीमेल बॉडी में एंटर करना कॉप्यूलेशन कहलाता है। ओके, तो कॉप्यूलेशन के बाद इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन का मतलब है मेल गैमीट को फीमेल बॉडी में पहुंचा देना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन। तो कॉप्यूलेशन हुआ, इंसेमिनेशन हुआ, इंसेमिनेशन की वजह से मेल गैमीट फीमेल बॉडी में एंटर कर चुके हैं। अब ये मेल गैमीट जो हैं फीमेल गैमीट को ढूंढेंगे और उसके साथ फ्यूज हो जाएंगे, तो सिनगैमी हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस अगर कहाँ हुआ है, फीमेल बॉडी में ही हुआ है, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। समझ में आई आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इसके अलावा अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है, इट इज द सिनगैमी आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है, दैट इज द आउटर एनवायरमेंट। स्पेशल मेनली केस में देखने को मिलता है, वाटर बॉडीज में ये देखने को मिलता है, जैसे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करें, अगर अपना जो मेल गैमीट है उसको भी बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर दिया जाए, फीमेल गैमीट को भी बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर दिया जाए, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस हैं जो अपन इसके अंदर देख सकते हैं, वो क्या है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रही हूँ, आप साथ में इसे नोट करेंगे। ये है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और ये है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो इनर एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है, लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो इतना सेफ नहीं होता है जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए। तो ये थोड़ा सा सेफ नहीं होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है वो थोड़ा सेफ होता है, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं एम्ब्रियो के अच्छे से डेवलप होने के एज कंपेयर एक्सटर्नल में। ओके, तो इंटरनल में क्या होता है, एक ही फीमेल गैमीट होता है, मोस्ट ऑफ फीमेल गैमीट सिंगल होता है, और इसके अंदर बहुत ही सारे फीमेल गैमीट भी चाहिए और बहुत सारे मेल गैमीट चाहिए, दोनों की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। फीमेल गैमीट जो होते हैं ज़्यादा चाहिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है और उस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, एक ही एग रिलीज़ किया बाहर, अब उस एग के चांसेस हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से क्या हो, डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाए। तो फिर इसलिए क्या किया जाता है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है तो उसकी वजह से बहुत सारे गैमीट जो होते हैं वो निकालते हैं। तो गैमीट ज़्यादा निकला है तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा इसका बैड पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो आपके एक और अलग से क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेस्ट है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो उसमें भी आपको कुछ पॉइंट पूछे जाएंगे, उसमें भी आप यही लाइन लिखेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो है एक ही गैमीट चाहिए होता है, तो गैमीट का इतना नुकसान नहीं होता
जितना कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होता है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो मेल गैमीट हैं वो एंटर करते हैं फीमेल बॉडी में, इसलिए मेल गैमीट की क्वांटिटी ज़्यादा रखी जाती है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखें तो इसमें चाहे वो मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, दोनों की क्वांटिटी ज़्यादा होती हैं। ओके, ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट देखें तो इसके अंदर जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि इसके बाहर से कोई एनिमी आके आपके जो या बाहर से कोई प्रेडेटर आके आपके जो डेवलपिंग एम्ब्रियो हैं उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बाहर से कोई प्रेडेटर या कोई एनिमल आ गया है, वो क्या करेगा, आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को खा सकता है, उनको डैमेज कर सकता है। तो इसके थोड़े से चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं कि काफ़ी सारे जो एम्ब्रियोज होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड पॉइंट ये हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल कोई भी तरह का हमारे पास जो एनिमी है वो नहीं देखने को मिलता है, बट इसके अंदर जो एनिमी होता है वो देखने को मिलता है। ओके, समझ में आई आपको बात अच्छे से। एक और पॉइंट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो होते हैं वो जनरली 1 और 2 एम्ब्रियो ही डेवलप होते हैं और 1 और 2 चाइल्ड का फॉर्मेशन ही होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ज़्यादा एम्ब्रियो बनते हैं, ज़्यादा जाइगोट थे इसलिए ज़्यादा एम्ब्रियो बने और ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो आपको 4 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एक टेबल में दोनों साइड हम डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद आप समझाएंगे इंटरनल ज़्यादा सेफ होता है, एक्सटर्नल सेफ नहीं होता, इंटरनल में ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है मेल की और फीमेल की कम क्वांटिटी होती है, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल दोनों की क्वांटिटी ज़्यादा रखी जाती है। आपको ये भी बात अच्छे से क्लियर हो गई। उसके बाद आपको नेक्स्ट और क्या इसके अंदर पॉइंट देखना है कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें एनवायरमेंट फेवरेबल नहीं होता और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एनवायरमेंट फेवरेबल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एनिमीज जो होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं, वो डैमेज कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 22, राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्लास्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। तो जो हमारा सेक्शन बी है इसमें आपने देखा, इससे प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, बहुत ही सारे डिफरेंसेस पूछे हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको ये करना भी ईजी रहेगा। फटाफट लाइन खींची हमने, दोनों टेबल बनाई, शॉर्ट पॉइंट सारे लिख लिए और जल्दी से क्वेश्चन हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन ब्लास्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उसमें से 2 स्टेजेस हैं ब्लास्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। ब्लास्टुलेशन इज द स्टेज इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। अगर ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम ब्लास्टुलेशन कहते हैं। ब्लास्टुला इज द डेवलप्ड फ्रॉम मोरुला। ब्लास्टुला का डेवलपमेंट किससे होता है, मोरुला से होता है। ठीक है, एंड इट कंप्राइजेज 128 सेल। ये 128 सेल से बना होता है। क्लियर। फिर आता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या है, तो देखो गैस्ट्रुलेशन में हम देखते हैं इट इज अ स्टेज इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लैस्टुला। ठीक है, ये गैस्ट्रुला जो है इसका फॉर्मेशन करता है एंड गैस्ट्रुला इज डेवलप्ड फ्रॉम ब्लास्टुला। जो गैस्ट्रुला होता है वो ब्लास्टुला से डेवलप होता है, कंप्राइजेज मोर सेल। उसमें से 128 सेल्स होती हैं, इससे भी ज़्यादा सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, ग्लैस्टुला के अंदर। आपको समझ में आई बात अच्छे से। ओके, आप इसको चाहें तो डेफिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे तो टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। टेबल इसमें इतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा आपके लिए क्योंकि पॉइंट्स काफ़ी कम है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं। ओके, समझ में आई आपको बात अच्छे से। इसी के साथ आप जो बाकी की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उनकी भी डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेना, किसी में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ये क्या कहता है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल, ऑफ कोर्स ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है, विच टेक्स प्लेस इन द फीमेल ऑफ प्राइमेट। जो
मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सिर्फ प्राइमेट्स में देखने को मिलती है, नॉन प्राइमेट्स में ये देखने को नहीं मिलती है। ओके, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। उनको हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। वो 4 फेज क्या है देखिए, मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद आती है फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। 4 अलग अलग फेजेस होती हैं। मेंस्ट्रुअल फेजेस का मतलब क्या, मेंसेस ब्लीडिंग हो जाना, उसके बाद में फॉलिकुलर फेज, ठीक है, फॉलिकल का डेवलपमेंट होना, ओव्यूलेटरी फेज के अंदर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, 14th डे के अंदर ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। और ल्यूटियल फेज जो लास्ट फेज होती है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, वो ल्यूटियल फेज कहलाती है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ उसके अंदर किस तरह से होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जनरली 28 डेज का होता है। ये वेरी भी कर सकता है, 28 डेज से ये 30 डेज तक वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ओके, तो जो इसमें स्टार्टिंग मेंस्ट्रुअल फेज आती है, इसमें क्या होता है, मेंसेस होता है, ब्लीडिंग फेज भी हम इसे कहते हैं। इसमें ब्लीडिंग होती है, उसके बाद में जो ब्लीडिंग होती है वो 1 to 4 डेज भी होती है किसी में, और किसी में 1 to 7 डेज भी प्रेजेंट होती है। 7 डेज के बाद में हमारे पास आती है फॉलिकुलर फेज। इसके अंदर क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल का जो होता है डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट हो जाता है, जब पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट होता है तो उससे क्या होता है, एग रिलीज होने वाला होता है। तो जब एग रिलीज होता है, एग रिलीज को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। एग रिलीज हो जाता है और इससे हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ये फेज कंप्लीट होती है तो जो हमारा एग है वो क्या करेगा, ओवरी से निकलेगा, उसको फिम्बरी कलेक्ट करेगी, देन वो फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, यूट्रस में जाएगा। अगर वो फर्टिलाइज्ड हो गया है तो वो क्या करता है, यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बट अगर वो क्या करता है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है तब क्या होता है, फिर से अगेन दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ओव्यूलेटरी फेज आता है, जैसे ही ओव्यूलेशन होता है उसके बाद में क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो हमारी ओवरी में बनता है उसको हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका सिक्रीशन होता है। ठीक है, और ओव्यूलेशन के लिए आपको पता ही है, इसके लिए पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, LH जो होता है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सारे हमने और भी काफ़ी पॉइंट्स इसके साथ डिस्कस कर लिए। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 24, एक्सप्लेन द ईस्ट्रस साइकिल। अभी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ के आए, अब हम पढ़ रहे हैं ईस्ट्रस साइकिल। ये क्या होती है, ईस्ट्रस साइकिल इज द cyclic change in the reproductive phase of animal that is mainly non-primate। जो non-primate एनिमल्स हैं उसके अंदर कौन सा साइकिल प्रेजेंट होता है, ईस्ट्रस साइकिल प्रेजेंट होता है। ईस्ट्रस साइकिल क्या होता है, इसमें क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व चेंजेस इन द ओवरी एसेसरी डक्ट एंड हार्मोन दे सिक्रीट। इसके अंदर क्या होता है, चेंजेस होता है ओवरीज के अंदर, जो कि हमारी उनकी जो एसेसरी डक्ट है और उनके हार्मोन है उसका पैटर्न चेंज होता है। ओके, नॉन प्राइमेट ब्रीड ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन इन द सीजन। अब देखो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ईस्ट्रस साइकिल से किस तरह से अलग है, तो वो इसी पॉइंट पे अलग होती है। वो क्या है, जैसे कि अगर नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिज्म को फेवरेबल कंडीशन मिली है तभी वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उसी टाइम उनकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उनके ओवरीज में चेंज आते हैं, उनके डक्ट्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये होता है हमारा ईस्ट्रस साइकिल। क्लियर हुआ, ईस्ट्रस साइकिल आपको किस में प्रेजेंट होता है, नॉन प्राइमेट्स के अंदर ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसमें से मुझे ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगा। क्या है ये क्वेश्चन, पढ़े हम इसे। इफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज रिमूव्ड फ्रॉम द ओवरीज ऑफ अ वुमन इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर कोई लेडी है उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल में से हम क्या करें, कॉर्पस ल्यूटियम को हटा दें, देन हाउ विल पोस्टीरियर ओव्यूलेशन स्टेट विल बी अफेक्टेड, एक्सप्लेन। तो हमारे जो पोस्टीरियर ओव्यूलेटरी फेजेस हैं वो किस तरह से इफेक्ट होंगी अगर कॉर्पस ल्यूटियम को ही हटा दिया जाए। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, ओव्यूलेशन हो गया, एग रिलीज हो गया, फैलोपियन ट्यूब में चला गया, उसके बाद जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या रोल है, तो वो इसी से समझ में आएगा। तो आंसर क्या है इसका, देखिए, द कॉर्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। मैंने आपको बताया था कि ये जो
कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, ठीक है, विच स्टिमुलेट द यूट्रस टू थिकन इवन मोर इन प्रिपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग को थिक करेगा, उसके अंदर जो ब्लड लाइनिंग होती है उसको थिक करता है, ताकि क्या हो सके, जो एग है अगर वो फर्टिलाइज्ड हो गया है तो वो इम्प्लांट इजीली कर पाए, ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। सो अगर क्या हो, अब्सेंस हो जाए कॉर्पस ल्यूटियम की, सो द अब्सेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम विल अफेक्ट द ल्यूटियल फेज। मैंने आपको 4 फेजेस बताई थी, उसमें से जो ल्यूटियल फेज होती है वो अफेक्ट हो जाएगी। ऑफ कोर्स कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है बॉडी में वो कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होते ही जो यूट्रस की वॉल की थिकनिंग है वो कम हो जाएगी, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट may increase the risk of early miscarriage। अर्ली मिसकैरेज का जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है अगर कॉर्पस ल्यूटियम किसी भी रीज़न से absent है या फिर उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं है। तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं सिक्रीट होगा, तो उस वजह से क्या होगा, यूट्रस की लाइनिंग जो होगी वो थिक नहीं होगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगा और उसका क्या हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। समझ में आई आपको बात, अच्छे से क्लियर हुई। इस तरह के केस वाइज क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, तो आपको उसके लिए ये क्या है, ये कोई भी लर्न करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको इसी तरह से सारी ग्लैंड्स के फंक्शन पता है, कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, देखिए क्वेश्चन 26, विच टाइप ऑफ डिवीजन इज क्लीवेज। क्लीवेज किस टाइप का डिवीजन है। अगेन ये एक क्या आ गया, स्टेज आ चुका है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस की डेवलपमेंट का ये एक स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज में क्या होता है, उसको डेफिनेशन पूछा है एंड ये किस टाइप का डिवीजन होता है। तो क्लीवेज का मतलब क्या होता है, सेल का डिवाइड होना, बट अब ये कोई नॉर्मल सेल नहीं है, जो अभी जाइगोट बना है मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन की वजह से, वो जो जाइगोट बना है उसमें जो सेल डिवीजन हो रहा है उसे हम कहते हैं क्लीवेज। आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो इसमें पूछा है उसमें किस टाइप का सेल डिवीजन देखने को मिलता है। क्लीवेज इज द माइटोटिक डिवीजन। क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज क्या है, माइटोटिक डिवीजन है, विच स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट। तो देखो क्लीवेज कब स्टार्ट होता है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। क्लीवेज क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसके वहाँ से मूव कर जाए अगर वो, तो उसके बाद वो कहाँ की तरफ जा रहा है, वो यूट्रस की तरफ जा रहा है। तो वो 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 डॉटर सेल का कंटिन्यूसली फॉर्मेशन करता है, जिसे हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। एंड द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड एज मोरुला। तो अब आपको समझ में आया एग्जैक्टली क्लीवेज है क्या। क्लीवेज क्या है, एक सेल डिवीजन का टाइप है, किस में मिलता है। तो आपको बोलें व्हाट इज क्लीवेज, ये कहाँ मिलता है, इसमें किस टाइप का डिवीजन होता है। और भी अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएं तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस को एक साथ क्लियर कर देती हूँ। तो क्लीवेज किस में देखने को मिलता है, क्लीवेज जाइगोट में देखने को मिलता है। ओके, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद में जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोटिक टाइप का होता है। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया, माइटोटिक टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसे हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज कहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है उसमें जो स्थमस है वहाँ से जो सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, जो कहाँ तक चलता है, यूट्रस तक। जहाँ पे जाइगोट मूव करेगा, कहाँ तक मूव करेगा, यूट्रस तक मूव करेगा। तो उसके अंदर क्या होगा, जो सेल डिवीजन हमें देखने को मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन क्लीवेज। उसमें क्या होता है, सेल्स चेंज होती हैं, पहले 2 सेल स्टेज, देन 4 6 8 कंटिन्यूसली ऐसे चलती रहती हैं सारी सेल स्टेजेस, ठीक है। तो वो जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। और ये जो फेज होती है ये ब्लास्टुलेशन कहलाती है, मैंने आपको पहले बताया था, हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड द एम्ब्रियो विथ ब्लास्टोमियर 8 to 6 क्या कहलाता है, मोरुला कहलाता है, ठीक है। तो उसे हम मोरुलेशन कह लेंगे। समझ में आई आपको, सारी बातें क्लियर हुई। ओके, आगे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन
4 मेजर रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ओके, तो अब हमने जेनेटिक्स में एंटर कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन मेंडल से ही पूछ लिया है। मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने क्या किया था? पी प्लांट पे स्टडी की थी और कुछ लॉज दिए थे हमें। तो वो सारे जो लॉज हैं उसके सक्सेस का रीज़न क्या था? तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं जिसे देख के हमें लगता है कि ये रीज़न है कि मेंडल की जो पूरा एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या क्या है देखो, इसमें लिखे हैं मेंडल कंसंट्रेटेड इन वन और फ्यू कैरेक्टर एट अ टाइम। उसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट के अंदर, ठीक है, उसके ही चर्च में जो गार्डन था पी प्लांट का, वहाँ पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, इसके अंदर थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी उसने ऐड कर ली थी, उसने कुछ कैलकुलेशंस की थी, उनके रिकॉर्ड्स लिखे थे। तो उससे उसने एक और अच्छा पॉइंट दिया। वो क्या लिया देखो, जो उसने पी प्लांट लिया उसने एक ही टाइम में एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया स्टडी करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? ही कॉन्सेंट्रेटेड इन वन और फ्यू कैरेक्टर एट अ टाइम। एक टाइम में एक या दो कैरेक्टर देखे तो उसकी स्टडी थोड़ी सी आसान हो गई। सेकेंड, ही मेड कंट्रोल्ड क्रॉसेज एंड कैप्ट केयरफुल न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द रिजल्ट। उसके पास जो भी रिजल्ट आए उसने उसका रिकॉर्ड रखा। एंड ही मेड कंट्रोल्ड क्रॉस। कंट्रोल क्रॉस का मतलब क्या है? अगर हमारे पास प्लांट पड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे, तो उनके अंदर क्या होगा? अपने आप पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलिनेशन के थ्रू क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे एंड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट उसने ऐसा नहीं किया, अपने आप जो है क्रॉस नहीं होने दिया, उसने क्रॉस कराया। ठीक है, उसने स्टरलाइजेशन करवाया। उसने क्या किया? मेल प्लांट को फीमेल प्लांट से अलग किया और अपने अकॉर्डिंग उनका क्या कराया? क्रॉस करवाया। फिर जो रिजल्ट आए उसने उसको रिकॉर्ड किया। तो ये उसका सेकंड अच्छा बेनिफिट रहा था। ओके, थर्ड पॉइंट क्या था? ही सजेस्टेड फैक्टर एज अ कॉज ऑफ कैरेक्टर्स। उसने क्या कहा? उस टाइम जीन वर्ड नहीं आया था, तो उसने जीन की जगह पे किस वर्ड का यूज़ किया कि कोई ऐसा फैक्टर है जो कि कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक उसने बताया कि अगर कोई ट्रॉल प्लांट है तो टॉल प्लांट के लिए उसके पास एक कैरेक्टर उसके सेल्स में प्रेजेंट है जो कि उसको टॉल बना रहा है। ड्वार्फ प्लांट का जो उसका कैरेक्टर है उसको ड्वार्फ बना रहा है। तो उसके अंदर सारे कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसने जीन की जगह पे फैक्टर वर्ड का यूज़ किया और उसने ये समझाने की ट्राई की कि जितने भी प्लांट जो भी कैरेक्टर शो कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, चलो। He focused on each trait individually and with true breeding plant। तो उसने क्या किया? सारे एक एक ट्रेट पर अलग से फोकस किया। कौन सा ट्रेट जो है यानी कि कौन सा कैरेक्टर है वो किस तरह से एक्सप्रेस हो रहा है, उसने सारे उसके रिकॉर्ड रखे थे। और विद द ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, जो हमारे प्लांट हैं, मतलब उसने क्या किया कि उन प्लांट्स के अंदर देखा कि कौन ट्रू ब्रीडिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है। उसने एक कैरेक्टर लिया, लाइक ड्वार्फ का कैरेक्टर ले लिया और टॉल का कैरेक्टर ले लिया, तो उसने उसी प्लांट पे स्टडी किया आगे कंटिन्यू। ठीक है, काफ़ी सारे प्लांट के काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को एक साथ मिक्स नहीं किया, तो ये एक और उसके सक्सेस का रीज़न रहा। नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंटल मटीरियल पाइसम सेटाइवम वॉज अ वाइज चॉइस। दूसरा, उसने कौन से प्लांट का यूज़ किया? पी प्लांट का यूज़ किया। कौन सा पी प्लांट? पाइसम सेटाइवम। अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इसका बॉटनिकल नेम पूछ सकते हैं। तो जो पाइसम सेटाइवम है ये यूज़ करना उसके लिए काफ़ी वाइज चॉइस रही। कैसे? तो जो हमारा पी प्लांट होता है वो बहुत ही जल्दी रिप्रोडक्शन कर लेता है, उसको ग्रो करना ईजी होता है, उसके पॉलिनेशन में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और बहुत ही ईजीली उसको कल्टिवेट किया जा सकता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करना ईजी होता है और उसके जो प्रोजेनी बनती है वो बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो ये मेनली रीज़न थे। इसके अलावा और भी काफ़ी रीजंस हैं, तो हमें ओनली 4 रीजंस पूछे गए हैं। तो ये हमारे रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या हुआ, मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस मिली। ओके, समझ में आई आपको? ओके, तो जेनेटिक्स से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, हम उसको आगे डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 वो क्या कहता है? एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझाइए। तो उससे पहले आपको एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, डोमिनेंस क्या होता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें मेंडल ने बताया था। उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी दो कैरेक्टर्स जो होते हैं जो कि पेरेंट्स से आ रहे हैं, अगर वो दो कैरेक्टर एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं, कॉन्ट्रास्ट मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर के हैं, तो उसमें से केवल वो ही कैरेक्टर आगे जाके एक्सप्रेस होता है जो कि डोमिनेंट है। और जो दूसरा कैरेक्टर हो जाता है जो कि दूसरा जीन है, हम जीन यूज़ कर सकते हैं, मेंडल ने उस टाइम जीन वर्ड यूज़ नहीं किया था, जो दूसरा जो है जीन वो क्या हो जाता है, फिर
डोमिनेंट नहीं, रिसेसिव ट्रेट हो जाता है। तो आपको पहले डोमिनेंस क्लियर हुआ। डोमिनेंस का मतलब क्या है, दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट कैरेक्टर और एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर। तो उस प्रोजेनी में जो कैरेक्टर हमें सबसे पहले देखने को मिला है वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है और जो नहीं मिला वो रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। ऐसा हमें मेंडल ने बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद में एक और लॉ दिया गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें क्या बताता है कि मेंडल के अकॉर्डिंग तो यस दैट वाज ट्रू कि दो जो हमारे पास कैरेक्टर आए उसमें से वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा जो कि डोमिनेंट है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं एक्सेप्शन वाइज हम कह सकते हैं, उनमें क्या हुआ था, दोनों कैरेक्टर हाफ हाफ दिख गए थे, तो कोई डोमिनेंस नहीं रहा, तो इसलिए इसे हमने क्या कहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर होगा तब आप इसको अब अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो अब हम देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस in which one allele of a particular trait is not expressed completely। दो एलील्स होते हैं, उसमें से एक एलील को completely express होना पड़ता है और दूसरा एलील जो होता है completely suppress हो जाता है। तो जो express हो गया वो dominant, जो suppress रहा वो recessive, ऐसा हुआ। लेकिन अगर इसके अंदर क्या हो, एक एलील जो है खुद को अच्छे से completely express नहीं कर पाए, ठीक है, ओवर इट्स पेयर्ड एलील, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जनरेट हो जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल है इन रोजेज। रोजेज में द एलील फॉर रेड कलर इज डोमिनेंट ओवर द एलील फॉर वाइट कलर, ठीक है। दो ट्रेट हैं हमारे पास, रेड कलर एंड वाइट कलर। तो उसके अंदर से अभी तक इन्होंने बोला कि रेड कलर वाज डोमिनेंट और वाइट कलर जो था रिसेसिव था। बट द हेटेरोजाइगस फ्लावर्स आर विथ बोथ हैव, दोनों एलील्स प्रेजेंट होंगे और कलर उनको देखने को मिलता है पिंक। इसको हम देखें, थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं, इसका क्रॉस देखते हैं। मान लीजिए ये रेड है और ये वाइट है, ठीक है। आपने इसको अच्छे समझ लिया, हमारे पास एक रेड कलर वाला है और एक वाइट कलर वाला प्लांट है, ठीक है। तो इनका जब फ्यूजन कराया गया, ये होमोजाइगस है कैरेक्टर्स, कैसे जीन है, ये होमोजाइगस है और ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। जब इनका फ्यूजन करवाया गया तो हमारे पास जो नई F1 जनरेशन आई वो कलर उसका चेंज हो गया। ये रेड कलर था, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं ना साथ में, ये रेड कलर था, ये वाइट कलर था। क्योंकि रेड कलर डोमिनेंट था तो हमने ये सोचा था कि रेड कलर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, बट क्या हुआ, क्या कलर हो गया इसका, पिंक कलर आ गया, ठीक है। तो पिंक कलर आ गया, उस वजह से बस ये बात क्लियर हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। समझ हो गया, एक एलील खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 29 वो क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किस टाइप का डिसऑर्डर है, राइट द सिम्टम्स। हीमोफीलिया क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं, तो हम देखते हैं। इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर। यस, हीमोफीलिया क्या होती है, हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होती है। दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, ठीक है। ये जो होता है अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हमें हीमोफीलिया में देखने को मिलती है। ये अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग क्यों होती है, तो इसमें लिखा है ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द ब्लड सेल टू फॉर्म क्लॉट प्रॉपरली, क्योंकि जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं कर पाती हैं। उस वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है। अगर उस इंसान को कहीं पे लग गया है, कुछ कट लग गया, इंजरी हो चुकी है, तो उस वजह से वहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहती है। इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। हमें कुछ सिम्टम्स पूछे हैं तो उसमें सिम्टम होता है जॉइंट पेन, जॉइंट में पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है ड्यू टू ब्लीडिंग। देखो जनरली क्या होता है, इंजरी दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल इंजरी एंड इंटरनल इंजरी। एक्सटर्नल इंजरी हमें देखने को मिलती है, लाइक आपके हाथ पे कहीं पे कट लग गया है तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी, आपको दिखेगी वो, उसके बाद धीरे धीरे वो रिकवर होती है। उसके अलावा क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल इंजरी हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली किसी ना किसी पार्ट में होती रहती है,
ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं देती और वो अंदर ही हील हो जाती है। कैसे हील होती है? जब हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो वहाँ पे ब्लड क्लॉट बना देते हैं और वो जल्दी से इंजरी ठीक हो जाती है। बट अगर हमारे जीन्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो जीन्स में कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपको एक डिसऑर्डर हो जाएगा जहाँ पे आपकी ब्लड क्लॉट जो है वो नहीं बन पा रहा है, तो ब्लीडिंग होती रहेगी। ब्लीडिंग हो गई है, मान लो जॉइंट में आपको इंजरी हुई थी, वहाँ पे ब्लीडिंग हो गई, तो वहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा? वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी और स्वेलिंग की वजह से जॉइंट्स पेन करते हैं। तो ये एक सिम्टम होता है। अगला सिम्टम क्या है? अनएक्सप्लेन्ड ब्रूसेस एंड ब्लीडिंग। बिना कोई रीज़न के अगर उनके ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इंटरनली कुछ इंजरी हुई होगी, तो उस वजह से उसको हम क्या कहते हैं? ये भी हमारा एक सिम्टम कहलाता है ब्लड इन यूरिन एंड स्टूल। यूरिन और स्टूल में भी अगर ब्लड देखने को मिलता है। एंड लास्ट इज मोर ब्लीडिंग फॉर अ नॉर्मल कट एंड इंजरी। नॉर्मल कट और इंजरी के लिए 5 से 7 मिनट में क्या होता है? ब्लीडिंग रुक जाती है, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है तो ये इसका रीज़न क्या है? उसको हीमोफीलिया के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो आपको हीमोफीलिया क्लियर हो चुका है, एक टाइप का ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जीन में कुछ गड़बड़ हुई है उस वजह से ये देखने को मिलता है। आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, 30 क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ मैंडल। मैंडल ने अलग अलग लॉ दिए थे, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी डिस्कस किया था। उसके बाद में सेकेंड हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन लॉ क्या कहता है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट each gene separate from each other so that each gamete carries only one allele for each gene। देखिए इसका मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? हर जीन के पास 2 पेयर होते हैं एलील के। तो जब वो जीन एक्सप्रेस होगा उस टाइम क्या होगा? दोनों एलील एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और वो क्या करेंगे? सेपरेट होके देन आगे एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। तो इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझते हैं। कैसे समझेंगे हम? देखिए, हमारे पास पेरेंट हैं टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है, हम नीचे लिख लेते हैं। ये है टॉल और ये क्या है? ड्वार्फ। क्या होता है जब इनका आगे नेक्स्ट जनरेशन बनने वाली है तो ये दोनों एलील्स जो हैं सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, दोनों एलील्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद इनका क्या होगा? फ्यूजन होगा एंड नेक्स्ट जो है हमें जनरेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सारी कैसी मिली हमें? टॉल। टॉल क्यों मिली? क्योंकि जो हमारा कैरेक्टर टॉल कैरेक्टर था वो डोमिनेंट था एंड जो ड्वार्फ कैरेक्टर था वो क्या था? रिसेसिव था। तो हमें जो F1 जनरेशन मिली सारी के सारी टॉल मिली। तो यहाँ से हमें एक बात अच्छे से क्लियर हो गई। वो बात क्या थी कि जो कोई भी जीन होता है उसमें 2 एलील्स प्रेजेंट होते हैं, तो एलील क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। आपको क्लियर हुआ? ये लॉ अच्छे से समझ में आया? बोलिए, कोई डाउट हो तो फटाफट मुझे बता दीजिए। इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम और वीडियोस में देखेंगे, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ सारे वीडियोस को शेयर कर दीजिए। वीडियोस को लाइक करें आप और कमेंट्स में मुझे लिख के बताएं कोई डाउट है, मैं सारे क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।